हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आज की हमारी ये जो सीरीज़ है डेली करंट अफेयर्स, इसमें हम 13 सितंबर 2020 से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, इसमें रोज़ में जो न्यूज़ होती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, या फिर बुक्स से या अवार्ड से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ होती है, अर्थात खेल समाचार होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि इन सभी करंट अफेयर से आपसे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये आपके लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम रोज कुछ ना कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जो हैं वो भी डिस्कस करते हैं, ताकि करंट के साथ साथ आपका जो स्टैटिक जीएस का पोर्शन है वो भी धीरे धीरे कवर होता जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये जो नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, इसमें हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ है, पहला टॉपिक है गोल्डन टेम्पल गेट एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। तो गोल्डन टेम्पल के बारे में आपको पता होगा कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है, अमृतसर में। और इसके अलावा दूसरी चीज एफसीआरए, एफसीआरए क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है उसके अंडर जो गोल्डन टेम्पल है उसे रजिस्ट्रेशन मिला है। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसे इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है केंद्रीय गृह मंत्रालय अर्थात यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ही अप्रूवल दिया है गोल्डन टेम्पल को एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन के लिए। एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन से होने से क्या होता है कि जो भी एसोसिएशन या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कोई भी संस्था या फिर गैर सरकारी संगठन जो होता है वो एफसीआरए के अंदर अगर रजिस्टर्ड होता है, तो उसके द्वारा जो फॉरेन डोनेशंस हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है उसे लेने के लिए इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो अब गोल्डन टेम्पल जब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो ये एलिजिबल हो गया है फॉरेन डोनेशंस जो होते हैं अर्थात जो विदेशी दान होते हैं वो प्राप्त करने के लिए। फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन आएंगे इस गोल्डन टेम्पल में, वो लंगर जो होते हैं उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है। लंगर का मतलब आपको पता होगा, लंगर होता है फ्री कम्युनिटी किचन, अर्थात जो गरीब होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उन्हें मुफ्त में खाना दिया जाता है। तो उसके लिए ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल या फिर मेडिकल असिस्टेंस अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाना है तो उसके लिए भी ये जो विदेशी दान है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन और रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है जो भी फॉरेन फंडिंग आती है वॉलेंटरली ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इंडिया में। अगर किसी भी फॉरेन एनजीओ के द्वारा या किसी भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत का कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर फंडिंग की जाती है तो उसे रेगुलेट किया जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन और रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी संस्था है या फिर कोई भी एनजीओ है जो कि भारत में डोनेशन करना चाहता है तो उसको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत खुद को रजिस्टर करना पड़ता है और उस रजिस्ट्रेशन को हर 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ऐसा नहीं है कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वो हमेशा चलेगा। हर 5 साल में उस संस्था को या फिर उस एनजीओ को डोनेशन के लिए 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी एक पर्सन है विथ अ डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को। अब जैसे ये गोल्डन टेम्पल हुआ तो ये एक प्रकार से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हुआ। इसके अलावा अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वो सभी ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होते हैं इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है। हमारे देश में कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है, फॉरेन डोनेशन है, वो नहीं दिया जा सकता है। जैसे जो इलेक्शन कैंडिडेट्स होते हैं, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात एमएलए। इसके अलावा विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो भी नहीं ले सकती है, क्योंकि अगर वो किसी फॉरेन डोनेशंस को एक्सेप्ट करेगी तो हो सकता है कि उस एनजीओ का या फिर उस इंस्टीट्यूशन का जो एक गोल हो वो उसके तरफ टिल्ट हो जाए। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं।
क्योंकि जो मीडिया होता है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, अगर वो किसी एक इंस्टीट्यूशन से कंट्रीब्यूशन लेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो उसके गोल की तरफ या फिर उनका जो पर्सपेक्टिव है उसकी तरफ टिल्ट रहेंगे। लेकिन जो मीडिया है, जो जर्नलिज्म है, वो न्यूट्रल रहना चाहिए, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन को। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जज होते हैं या फिर एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेट ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो वो सभी जो हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसके बारे में यहाँ पर देखा। अब इसके साथ ही जो गोल्डन टेम्पल है उसके बारे में भी जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो गोल्डन टेम्पल जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि अमृतसर पंजाब में है, और ये यहाँ पर मतलब कौन सा भगवान जो है वो हैं, तो यहाँ पर श्री हरबिंदर साहिब या फिर श्री दरबार साहिब जो है वो भगवान के रूप में इन्हें यहाँ पर निवास किया जाता है। इसके अलावा इसकी शुरुआत कब हुई, इसे किसके द्वारा बनाया गया, तो एक मैनमेड पूल जो है वो बनाया गया था गुरु रामदास के द्वारा 1577 में। गुरु रामदास जो हैं वो 4th सिख गुरु हैं, तो उनके द्वारा एक मैनमेड पूल बनाया गया। उस पूल को बनाने के बाद में, अर्थात उस तालाब के निर्माण के बाद में, गुरु अर्जन जो हैं, जो कि 5th नानक माने जाते हैं, उनके द्वारा ये जो गोल्डन टेम्पल है उसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। जो गोल्डन टेम्पल के एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी वो 1581 में हुई थी, लेकिन जो पूल है, जो तालाब है, वो 1577 में ही बन गया था। तो अगर ये बोला जाता है कि जो गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो उसकी शुरुआत गुरु रामदास के द्वारा मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले जो तालाब है, जो पूल है, वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में गोल्डन टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है उसे गुरु अर्जन जो है वो आगे लेकर गए। तो अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो जो गोल्डन टेम्पल है उसका आर्किटेक्चर प्रेजेंट करता है अ यूनिक हार्मनी बिटवीन द मुस्लिम एंड द हिंदूज। हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक अद्वितीय सामंजस्य जो है वो बताता है जो स्थापत्य कला है गोल्डन टेम्पल की, अर्थात स्वर्ण मंदिर की। अभी अगर हम देखा जाए तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है, अर्थात इसको संचालित करती है, और इसके अलावा इसका जो नियंत्रण है, जो इसका कंट्रोल है, वो किया जाता है शिरोमणि अकाली दल के द्वारा। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने गोल्डन टेम्पल जो है उसके बारे में भी डिटेल से में देखा। इससे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है आईरेड ऐप से रिलेटेड। आईरेड ऐप जो है उसका पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। तो आपको पता लग गया कि ये रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आज हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो ये जो आईरेड ऐप है इसको लेकर 2 दिन का ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जो है वो कंडक्ट किया था। पहले इसे कंडक्ट किया था कर्नाटका में और उसके बाद में इसे कंडक्ट किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो ये पता लग गया कि ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। इसको लेकर जो ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम है इस ऐप से रिलेटेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के द्वारा। अब अगर हम इस ऐप के बारे में डिटेल में जाने तो ये एक बेसिक ऐप है जिसको डेवलप किया गया है, लेकिन इस ऐप को कस्टमाइज किया जा सकता है और इंटीग्रेट किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंसर्न स्टेट और यूटी। मतलब एक स्टैंडर्ड ऐप जो है वो बना दिया गया है। अब उस ऐप में जो है वो स्टेट के हिसाब से कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। मतलब जिस स्टेट को जिस प्रकार से वहाँ पर रोड एक्सीडेंट होते हैं उसके आधार पर इस ऐप में चेंजेस किए जा सकते हैं। ये जो ऐप है ये मुख्य रूप से वेब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी समाधान है एक तरीके का। तो इस ऐप में क्या किया जाता है कि ऑन स्पॉट एक्सीडेंट जो होते हैं उससे संबंधित जो डेटा होता है वो वहाँ के जो शेयर होल्डर होते हैं उनके द्वारा कैप्चर किया जा सकता है। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए कि रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट रिलेटेड जो भी डिटेल है वो पुलिस हुआ या फिर हेल्थ केयर वर्कर हुए या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रिलेटेड जो लोग हुए, तो वो इस एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी डेटाबेस है वो उसी समय पर स्टोर कर सकते हैं, जिससे बाद में क्या होगा कि इसके बारे में डिटेल्स में पता लगाया जा सकता है कि कोई जो एक्सीडेंट हुआ उसका मेन कारण क्या था। और अगर ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही रोड पर एक ही कारण से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उसका समाधान किया जा सकता है ताकि जो रोड एक्सीडेंट है वो कम हो। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि जो रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इस सभी को देखते हुए ये एक प्रकार से वेब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी समाधान अर्थात वेब बेस्ड
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो है वो इस आईरेड ऐप के ज़रिए लाया गया है। इसके अलावा अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो आईरेड ऐप है इसे डेवलप किसने किया है और इसमें किसने जो है वो सपोर्ट किया है। तो इट वाज डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास अर्थात आईआईटी मद्रास में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में ये जो ऐप है इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अर्थात राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के द्वारा। इसके साथ ही ये जो ऐप है इसे बनाने में सपोर्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो ये जो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब अगर हम इस ऐप से रिलेटेड मेन पॉइंट्स जो हैं, की पॉइंट अर्थात प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो ये जो ऐप है वो अभी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट है। ये iOS प्लेटफॉर्म या दूसरे विंडोज़ पर प्रेजेंट नहीं है, ये अभी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट है और थोड़े दिनों के बाद में, कुछ समय के बाद में ये जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हो जाएगा। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो 6 स्टेट्स हैं वहां पर लाया गया है। वो कौन सी स्टेट है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि अभी ट्राई करने के लिए इनको चलाया जा रहा है। अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुल रहता है तो फ्यूचर में देश के जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी इसे काम में लिया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि इस ऐप का यूज़ करने से क्या होगा कि जो पुलिस, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, इस तरीके के जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं वो फ़ोन से एक्सीडेंट से रिलेटेड जो डेटा है वो ऑन द स्पॉट कलेक्ट कर सकेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस ऐप के बारे में डिटेल में देखा। इसके बाद में हमारी अगली न्यूज़ है सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन कम इनटू फोर्स। तो सिंगापुर कन्वेंशन, एक कन्वेंशन को बोला गया है, वो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? मीडिएशन से। मीडिएशन का मतलब होता है मध्यस्थता से। इस कन्वेंशन को यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन जो है वो भी बोला जा रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक यूएन कन्वेंशन है, इसके नाम में यूनाइटेड नेशन आ गया तो उससे क्लियर हो गया। इसके बाद में ये एक पहली ऐसी यूएन ट्रीटी है जिसका नाम जो है वो सिंगापुर के बाद में रखा गया। जैसे आपने कई और चीज़ें सुनी होगी जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल एक जगह है, उसके नाम पर जो ये प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन है, उसका नाम रखा गया। आपसे मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? वो ओजोन से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से एक जगह के नाम पर एक प्रोटोकॉल का नाम रखा गया। इसी तरीके से सिंगापुर के नाम पर एक जो कन्वेंशन है उसका नाम रखा गया है सिंगापुर कन्वेंशन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंगापुर कन्वेंशन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है तो वो मीडिएशन अर्थात मध्यस्थता से रिलेटेड है। अब अगर इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी की बात करें तो सबसे पहले भारत की बात की जाएगी। तो भारत जो है उसने 2019 में ये जो कन्वेंशन है इस पर साइन किया था और ये फर्स्ट ग्रुप था जिनके द्वारा इस कन्वेंशन पर साइन किया गया था, उसमें भारत उसका एक हिस्सा था। इसके अलावा ये जो कन्वेंशन है इसके अभी तक 53 सिग्नेटरी थे सितंबर 1 तक, उसमें भारत, चीन और यूएसए जो है वो सभी शामिल थे। तो अगर इस कन्वेंशन के हम की पॉइंट्स की बात करें तो ये जो कन्वेंशन है वो भारत और भारत के अलावा जो अन्य इसके सिग्नेटरीज हैं उन देशों में जो व्यवसाय से जुड़े कॉरपोरेट विवाद होते हैं उनके बीच में मध्यस्थता से समझौते संबंधित जो समझौते होते हैं उनको लागू करने के लिए एक अधिक प्रभावी तरीका होगा। मान लीजिए कि जो इंडिया है उसने कन्वेंशन पे साइन किया है और यूएसए जो है उनके द्वारा कन्वेंशन पे साइन किया गया है। अब इन दोनों के देशों के बीच में जो है कुछ बिजनेस होते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी यूएस से आकर भारत में बिजनेस करती है, तो अगर यहाँ पर भारत में उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो क्या होता है कि उनको भारतीय कोर्ट में जाना पड़ता है। और हमको पता है कि जो जस्टिस सिस्टम है इंडिया में या कई दूसरी कंट्रीज में वो बहुत लंबा है। आपको करीब 3-4 साल वेट करने के बाद में जस्टिस मिलता है। तो उसकी जगह क्या किया जाता है, अगर इस तरीके की कन्वेंशन होगी तो जो दोनों देश हैं वो इस कन्वेंशन के कारण आपस में मीडिएशन कर सकते हैं, मध्यस्थता कर सकते हैं और जो भी समस्या है उसका समाधान निकाला जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बेटर होगा और भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर समस्या है वो कम होगी। तो हम देख रहे हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो एक रैंकिंग है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है वो किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, पब्लिश की जाती है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। भारत जो है उसका स्थान हर साल इसमें बेहतर होता जा रहा है। तो इस प्रकार से इसे और बेहतर करने के लिए ये जो कन्वेंशन है ये एक बहुत बड़ा योगदान देगी। इसके अलावा
जो भी बिजनेस है जो इस मेडिएशन सेटलमेंट के ज़रिए किसी एग्रीमेंट पे आना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो कोर्ट ऑफ कंट्रीज़ है उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो कन्वेंशन है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में हमारा जो अगला सेक्शन है, वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, अर्थात समाचार में जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहे हैं। तो सबसे पहला है, इसमें हम बात करेंगे आयुष्मान खुराना की। आयुष्मान खुराना जो कि एक एक्टर है, उन्हें अपॉइंट किया गया है यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भारत में। तो यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में अपॉइंट किया है भारत में। इससे क्या होगा कि ये जो बच्चों के खिलाफ वायलेंस हो रहा है उसको ख़त्म करने में, बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने में और इस उद्देश्य को, इस काम को आगे बढ़ाने में और इसका समर्थन करने में अपना योगदान देंगे। तो इस तरीके का जो कार्य है वो यूनिसेफ के द्वारा क्यों किया जाता है। मान लीजिए यूनिसेफ का कोई ऑफिशियल आपको बच्चों के खिलाफ हिंसा नहीं करने के लिए जागरूक करता है या फिर इसी से संबंधित दूसरी चीज़ों के बारे में जागरूक करता है, तो आप उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप उन्हें जानते ही नहीं हैं। लेकिन आयुष्मान खुराना जो कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है या फिर इसी तरीके की कोई बड़ी पर्सनैलिटी है, उनके द्वारा ऐसा काम किया जाता है, उनके द्वारा ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट डाले जाते हैं, तो जो लोग हैं उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसके कारण जो यूनिसेफ है उनके द्वारा आयुष्मान खुराना को जो सेलिब्रिटी एडवोकेट है वो लाया गया है ताकि बच्चों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसे कम किया जा सके और लोगों में इसके खिलाफ जागरूकता फैलाई जा सके। और खासकर अभी जो कोविड-19 का समय है, जिस समय ये देखा जा रहा है कि जो पूरी दुनिया है वहाँ पर कई प्रकार के सोशल वायलेंस है वो देखे जा रहे हैं। हमने कोविड-19 के समय ये भी देखा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बढ़ गया है, इसी के साथ में जो बच्चों पर वायलेंस होता है वो बढ़ गया है। तो ऐसे समय में ये जो एक्टर हैं, ये जो वायलेंस होता है अगेंस्ट चिल्ड्रन उसको खत्म करने की तरफ कार्य करेंगे। इससे पहले वर्ष 2013 में सचिन तेंदुलकर जो कि एक क्रिकेटर हैं, उनको भी यूनिसेफ ने एडवोकेट जो है उसके रूप में चयनित किया था। उसके बाद में अब आयुष्मान खुराना जो है उन्हें चयनित किया गया है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूनिसेफ के बारे में जानना। तो यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ को पॉपुलरली जाना जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के रूप में। इससे पहले यूनिसेफ जो है उसे बोला जाता था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, लेकिन बाद में ये जो इमरजेंसी वर्ड है इसे हटा दिया गया, अब इसे बोला जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये फॉर्म किया गया था 1946 में 11 दिसंबर को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। इसके अलावा इसकी फंडिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एक फंड है, तो इसकी जो फंडिंग है वो कहाँ से आती है, तो इसमें वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेसिफिक कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे फंड देगी, वॉलेंट्रली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी देश जो है इसे फंडिंग दे सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो यूनिसेफ है इसके द्वारा कई 36 जो डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड नेशन इसलिए क्योंकि उनके पास में पैसा होता है, तो वहाँ पर नेशनल कमेटी बनाई गई है जिनसे प्राइमरीली जो फंड है वो आता है। इनका जो फंड है वो रेज किया जाता है पब्लिक सेक्टर से और वहाँ से जो यूनिसेफ है उसे फंड प्राप्त होता है। तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिसेफ की टैगलाइन क्या है। यूनिसेफ की टैगलाइन है फॉर एवरी चाइल्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और ये यूनिसेफ का लोगो है। आपसे लोगो के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है। इसके बाद में हमारा जो अगला यहाँ पर पॉइंट है वो रिलेटेड है ब्रिटिश एक्टर डियाना रिग से। तो आप सभी ने गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में सुना होगा। गेम ऑफ थ्रोन एक बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज थी। तो उसमें एक एक्टर थी ओलिना टायरेल, वो उनका कैरेक्टर नेम था। वो कैरेक्टर किसने प्ले किया था? डियाना रिग ने। और ये जो है इनकी डेथ हो चुकी है। ये ब्रिटिश एक्टर थी डैम डियाना रिग, शी पास्ड अवे नाउ। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये जो वेब सीरीज है ये काफ़ी फेमस थी। इसके बाद में इनने अपना जो डेब्यू है वो किया था ईयर 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी के द्वारा। ये एक मूवी थी। इसके साथ ही द एवेंजर्स जो कि काफ़ी फेमस माना जाता है, उसमें काफ़ी फेमस एक्टर्स हैं ये पैट्रिक मैकनी। इनके साथ में ये जो डियाना रिग है इनने रोल किया था। इस रोल का नाम था एमा पील। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ये जो एक्टर्स हैं, नाउ शी इज़ नो मोर, शी हैज़ पास्ड अवे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अगला सेक्शन है हमारा बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़, अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार से।
तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है आई स्टार्टअप 2.0। तो आई स्टार्टअप 2.0 क्या है? ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। किसने किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आईसीआई बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट नेम आई स्टार्टअप 2.0। ये किस लिए है? तो ये है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, अर्थात स्टार्टअप और उद्यमी जो होते हैं, उनकी जो बैंकिंग ज़रूरतें होती है, जो बैंकिंग नीड्स होती है, उनको पूरा करने के लिए। तो आपको पता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी बैंकिंग नीड्स अलग होगी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसकी बैंकिंग नीड्स अलग होती है। तो इसी तरीके से जो स्टार्टअप्स होते हैं, ये जो छोटे बिजनेस होते हैं, इनकी बैंकिंग नीड्स अलग होती है। और ये जो स्टार्टअप होते हैं ये यूजुअली एमएसएमईज होती है, अर्थात माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होती है, जो कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसकी बैकबोन है। तो इसे देखते हुए जो आईसीआईसीआई बैंक है उनके द्वारा इनकी बैंकिंग नीड्स को केटर करने के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये लॉन्च किया गया है। अब ये प्रोडक्ट क्या है? तो ये क्या करता है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको एक करंट अकाउंट ऑफर करता है। ये करंट अकाउंट 3 वेरिएंट में अवेलेबल है, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है स्टार्टअप के लिए काफ़ी वाइड रेंज है और इसे बोला जा रहा है कि ये अभी तक भारत में सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो इस तरीके की जो अवेलेबिलिटी है कस्टमर्स को, स्टार्टअप्स को, वो प्रोवाइड करेगा। इसके बाद में इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? तो वो न्यू बिजनेस जो कि 10 साल से मार्केट में है, 10 साल पुराने हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्टार्टअप बना ही है अभी 2 साल पहले और वो इसमें अप्लाई कर दे। कम से कम बिजनेस होना चाहिए 10 साल का, उसमें भले से वो पार्टनरशिप हो, प्राइवेट हो या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, और चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो। ये सभी इस तरीके का जो करंट अकाउंट है इसके लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है कि जो करंट अकाउंट होते हैं और जो सेविंग अकाउंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। जो करंट अकाउंट होते हैं ये मोस्टली बिजनेस के लिए होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं और इसमें अगर एकदम से कोई बड़े ट्रांजैक्शन भी किए जाते हैं तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है कि इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस के लिए होते हैं मोस्टली। और ये होता है कि ये जो करंट अकाउंट होते हैं इसमें आपका अगर कोई पैसा पड़ा है तो उसमें अब तक इंटरेस्ट नहीं दिया जाता था। कुछ कुछ बैंक जो हैं उसमें इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, लेकिन मोस्टली करंट अकाउंट में जो अकाउंट में पैसे होते हैं उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ये मेनली बिजनेस के लिए है, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स के लिए है। लेकिन सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है उस पर बैंक के द्वारा आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये मेनली डिफरेंस है इन दोनों में। इसके बाद में अगर हम इस आई स्टार्टअप 2.0 जो है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके की फीचर्स के बारे में, प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये सिर्फ बैंकिंग नीड ही नहीं, लेकिन जो बियॉन्ड बैंकिंग नीड होती है स्टार्टअप्स की उसको भी कैटर करता है। वो कौन सी होती है? जैसे रेगुलेटरी असिस्टेंस हुआ, मतलब नियामक सहायता। इसके अलावा एनालिटिक्स हुए, उनको किसी तरीके की एनालिटिक्स की ज़रूरत है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर स्टाफिंग रिलेटेड कोई ज़रूरत है, अकाउंटिंग रिलेटेड कोई ज़रूरत है, या फिर कस्टमर एक्विजिशन या फिर डिजिटल आउटरीच टू कस्टमर, इस तरीके की किसी की भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी इसके अंदर ऑफर की जाती है। इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंदर अकाउंट खुलवाया जाता है तो जो अकाउंट नंबर है स्टार्टअप को वो इंस्टेंटली मिल जाएगा। इंस्टेंटली कैसे मिल जाएगा? क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है उसके साथ में एपीआई इंटीग्रेट किया गया है। तो इससे क्या होगा कि इंस्टेंटली अकाउंट नंबर देने में इन स्टार्टअप्स को आसानी होगी। इसके अलावा ये एक कन्वीनियंस ऑफर करता है एंटरप्रेन्योर को, जिससे उनका टाइम और एफर्ट जो है वो सेफ होते हैं और वो अपने बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। इसके साथ ही क्या है कि इसमें एक बहुत इजी अवेलेबल ये किया गया है कि ये बैंक जो है वो अपने ऑफिशियल को भेजते हैं स्टार्टअप के द्वारा जो भी टाइम और जगह दी जाती है कि हमको इस टाइम पे इस जगह पर अगर बैंक का ऑफिशियल आके मिल जाएगा, ताकि उनके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी केवाईसी की जा सके। तो इससे जो स्टार्टअप के पार्टनर्स हैं या फिर जो मालिक हैं उन्हें बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली किसी भी जगह पर अपना जो ये बैंकिंग नीड्स है उसे पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसे बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बोला जा रहा है स्टार्टअप के लिए। तो इसलिए आपको इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में अगर हमने आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात की तो आपको पता है हम जब भी किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, बैंक के बारे में बात करते हैं, किसी भी कंट्री के बारे में बात करते हैं या स्टेट के बारे में बात करते हैं तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसके अलावा इस बैंक के एमडी या फिर सीईओ कौन है? संदीप
बख्शी। इसके बाद में इस बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। तो आपको याद रखना होगा, कुछ दिनों पहले हमने आपको LIC की टैगलाइन भी बताई थी, वो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। ICICI बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। तो इस तरीके के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनकी टैगलाइन भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जिनका जो टूरिज्म होता है, तो उनकी जो टूरिज्म रिलेटेड टैगलाइन होती है वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जो आप ऐड हैं वो रोज टीवी में देखते ही हैं, लेकिन आप कभी कोशिश कीजिएगा कि जो ऐड आ रहे हैं उसमें एक टैगलाइन आती है, आप वो भी देखने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ, कश्मीर की जो टूरिज्म टैगलाइन है वो क्या है। इसके बाद में हमारा अगला सेक्शन है बुक्स एंड अवार्ड्स, अर्थात पुस्तकें और पुरस्कार। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंडियन फिल्म विन क्रिटिक्स अवार्ड एट वेनिस फेस्ट। तो ये एक यूरोपियन फेस्ट है, एक यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल है। यहाँ पर एक इंडियन फिल्म अर्थात भारतीय फिल्म ने अवार्ड जीता है। उस अवार्ड का क्या नाम है? FIPRESCI अवार्ड। तो ये एक्चुअल में एक फॉरेन लैंग्वेज से नेम लिया है, इसलिए हम इसको पूरा प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर आप इसकी फुल फॉर्म देखें तो ये है फेडरेशन इंटरनेशनल डे ला पर्से सिनेमेटोग्राफी। तो ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, इसलिए इसका नाम थोड़ा अलग है। हम इसकी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। और इसके अलावा इसे बोला जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। तो ये जो अवार्ड है ये मिला है द डिसाइपल। द डिसाइपल एक इंडियन फिल्म है और ये मिला है वेनिस फिल्म फेस्टिवल में 2020 में। तो अभी जिस तरह का टाइम चल रहा है कोविड को लेकर, तो उस समय ये एक पहला ही बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट जो है वो हुआ है। तो इसके अंतर्गत इंडियन फिल्म जो है उसे अवार्ड मिला है। अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये मूवी है अबाउट एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट शरद नरुलकर। तो शरद नरुलकर जो है मूवी में कैरेक्टर है, ये मूवी से रिलेटेड ही एक पिक्चर है, मूवी की पिक्चर है ये जो शरद नरुलकर है ये रोल किया है आदित्य मोदक ने। और ये जो कैरेक्टर है ही इज ट्राइंग टू अचीव प्योरिटी इन हिज वर्क। तो अर्थात म्यूजिक को लेकर जो है वो ये मूवी बनाई गई है और इसे अवार्ड मिला है। इससे पहले ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड मिला था किसी इंडियन मूवी को, वो मिला था 1990 में। और जिस मूवी को ये अवार्ड मिला था वो थी मैथिलूकल। तो इस तरीके से आप जो ये मूवी है इसका नाम ध्यान रखिएगा और इस अवार्ड का नाम ध्यान रखिएगा, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा बुक्स और अवार्ड्स के सेक्शन में मैगजीन नेम्स केरला हेल्थ मिनिस्टर के शैलाजा एज वर्ल्ड्स टॉप थिंकर फॉर 2019। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी भारतीय मिनिस्टर को वर्ल्ड्स टॉप थिंकर फॉर कोविड-19 जो है वो अवार्ड मिला है, वो पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार दिया है ब्रिटिश मैगजीन है, यूके की एक मैगजीन है, उनके द्वारा। के शैलजा कौन है? ये है केरला की हेल्थ मिनिस्टर। तो ये पहले एक टीचर थी, टीचर के बाद में ये पॉलिटिशियन बनी और इन्हें शैलजा जो है, शैलजा टीचर, उनके नाम से काफ़ी जाना जाता है। इसके अलावा ये ओनली इंडियन है जिनने ये जो मैगजीन की लिस्ट है वर्ल्ड्स टॉप थिंकर उनमें ये स्थान पाया है, जिसमें भी इन्हें टॉप जो स्थान है वो पाया है। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड के पीएम हैं जैकिंडा एडन, उनको इस लिस्ट में सेकंड स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है, सेकंड रैंक प्राप्त हुआ है। ये जो मैगजीन है इनके द्वारा टॉप 50 थिंकर्स ऑफ 2020 जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें फिलोसोफर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं अर्थात बुद्धिजीवी हैं, आर्टिस्ट हैं अर्थात कलाकार हैं, साइंटिस्ट अर्थात वैज्ञानिक है और राइटर्स अर्थात लेखक हैं। तो इन सभी में भारत की केरल की हेल्थ मिनिस्टर जो है उनने टॉप रैंक पाया है। उसके बाद में न्यूजीलैंड के जो पीएम हैं उनका सेकंड रैंक है। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? जैकिंडा एर्डन। तो ये भी आपको याद रखना है। अब न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है और न्यूजीलैंड में कौन सी करेंसी चलती है? मैंने आपको बताया था जिस भी कंट्री के बारे में हम बात करेंगे आपको उसकी कैपिटल और करेंसी, ये दो चीज़ तो देखनी ही देखनी है। उसके बाद में आपको हेड ऑफ द स्टेट देखना है, तो हेड ऑफ द स्टेट मैंने आपको बता दिया, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद में और कौन से लोग हैं जिन्होंने इस लिस्ट में स्थान पाया है? तो एक फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, एस्टर डुफ्लो। तो इनको भी इस लिस्ट में स्थान मिला है। इसके बाद में बुकर प्राइज की विनर हैं हिलेरी मैंटल, उन्हें इसमें स्थान मिला है। साथ ही एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं डेविड एथनब्रो, तो इन्हें भी इस लिस्ट में स्थान मिला है।
इसके बाद में हमारा अगला सेक्शन है स्पोर्ट्स न्यूज़ अर्थात खेल समाचार। तो इसमें हमारी न्यूज़ है जापान्स नाओमी ओसाका विंस यूएस ओपन टाइटल। तो यूएस ओपन के बारे में हम रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ देख रहे हैं। तो यूएस ओपन टेनिस जो है उसमें जापान की नाओमी ओसाका डिफीटेड विक्टोरिया एजरेंका ऑफ बेलारूस इन वुमेन सिंगल फाइनल। इसके बाद में क्या हुआ है कि 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई है ये, और विश्व रैंक के नंबर 3 पर ये पहुंच गई है। साथ ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ओसाका है उन्होंने हर मैच में नस्लीय प्रोफाइल्स के शिकार ब्लैक अमेरिकन लोगों के नाम वाला मास्क पहना था। तो ये इसमें काफी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओसाका वोर अ मास्क विद द नेम ऑफ ब्लैक अमेरिकन विक्टिम ऑफ सोशल प्रोफाइलिंग एंड पुलिस ब्रूटैलिटी टू ईच ऑफ हर मैचेस। इसके बाद में अगर इनकी पहली की जो विक्ट्रीज हैं उनके बारे में बात करें तो 2018 में जो यूएस ओपन था वो इन्हें जीता था। इसके बाद में 2019 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ जो है इम्पॉर्टेंट डेज। तो हम हर रोज कुछ इम्पॉर्टेंट डेज की चर्चा करते हैं। उसमें हमने जनवरी से शुरुआत करी थी और अब आ गए हैं हम अक्टूबर महीने पर। तो अक्टूबर के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसमें 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो आपको पता है अभी कोविड के चलते जो हैंड सैनिटाइजेशन है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो 15 अक्टूबर जो है उस दिन मनाया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। This day provides an opportunity to design, test and replicate creative ways to encourage people to wash their hand with soap at critical times। ये जो हैंड वॉशिंग डे है इसे ईयर 2008 जो था उसमें पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद में 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अक्टूबर जो है वो है बर्थ एनिवर्सरी एपीजे अब्दुल कलाम की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है वो क्यों मनाया जाता है। तो उन्हें ऑनर देने के लिए और रेस्पेक्ट देने के लिए उनके द्वारा जो एफर्ट किए गए थे साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और इसके अलावा वो एक काफ़ी अच्छे टीचर भी थे जिन्होंने साइंटिफिक और पॉलिटिकल करियर जो है उसमें काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया था। तो उन्हें याद करने के लिए, उन्हें ऑनर करने के लिए वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है वो मनाया जाता है। इसके बाद में 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। ये वर्ल्ड फूड डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन के द्वारा लॉन्च की गई थी, यूएन के द्वारा लाई गई थी सन 1945 में। तो इसलिए मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। ये इंस्पायर करता है लोगों को अबाउट हेल्दी डाइट्स। इसके बाद में 17 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पुअर्टी इरेडिकेशन डे। तो पुअर्टी इरेडिकेशन डे 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिस डे मार्क्स द अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि 2019 में जो इंटरनेशनल पुअर्टी इरेडिकेशन था उसकी थीम क्या थी, इसका आपको आंसर देना है। इसके बाद में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे, यूएन डे। तो यूएन डे 24 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन यूएन चार्टर्स जो है वो फोर्स में आया था। ये मनाया जाता है वर्ष 1948 से। और इसके अलावा 1971 के बाद में जो यूएन जनरल असेंबली है उनके द्वारा ये बोला गया था कि यूएन की जो भी मेंबर स्टेट है उन्हें इस दिन पब्लिक हॉलिडे जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए। इसके बाद में 31 अक्टूबर जो है उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस अर्थात नेशनल यूनिटी डे। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो आपको पता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके द्वारा आज़ादी के बाद में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन था, राज्यों का पुनर्गठन था, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, अर्थात इनके द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य किया गया था। तो 31 अक्टूबर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है अर्थात नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। तो इस तरीके से कई जो महान लोग हैं जिनकी बर्थ एनिवर्सरी है उनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे
हमने यहाँ पर देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी वर्ल्ड स्टूडेंट डे होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है, उसे राष्ट्रीय एकता दिवस माना गया। इसके अलावा हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि राजीव गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उन्हें सद्भावना दिवस के नाम से माना जाता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर बोला जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे है या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस है, सद्भावना दिवस है, तो वो किस लिए मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो यूथ डे है वो किस लिए मनाया जाता है, वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। इसके बाद में हमारा जो अगला सेक्शन है, लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसमें हम स्टैटिक फैक्ट्स जो है उनके बारे में रोज चर्चा करते हैं। तो आज हमारा पॉइंट है 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। तो आपने अकबर के दरबार के जो 9 रत्न थे उनके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वो 9 रत्न कौन कौन से थे और उनका काम क्या था? तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अबुल फैजल। तो अबुल फैजल जो थे वो थे अकबर के शासन का चिरजीवी अर्थात क्रॉनिकलर। इनके द्वारा अकबर की जो बायोग्राफी थी अकबरनामा वो लिखी गई थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अकबर की बायोग्राफी का नाम क्या था, अकबरनामा। इसके अलावा अबुल फजल डॉक्यूमेंटेड द हिस्ट्री मेटिकुलरसली ओवर पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, अर्थात 7 वर्षों का जो इतिहास था उसका सूक्ष्मता से दस्तावेजीकरण किया गया था इनके द्वारा। इसके बाद में नवरत्न में दूसरे हैं फैजी। फैजी जो थे उनने क्या किया था कि पंचतंत्र, रामायण, महाभारत पर्शियन में अर्थात फारसी में इसका अनुवाद किया था। इसके बाद में तीसरे हैं टोडरमल। टोडरमल का नाम आपने सुना होगा, ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे अर्थात ये राजस्व मंत्री थे। ये राजस्व मंत्री थे जो शेरशाह सूरी हैं उनके समय से, और इसके बाद में भी ये जो इस पोजीशन पर हैं वो अकबर के दरबार में भी रहे। तो अगर हम यहाँ पर शेरशाह सूरी के बारे में बात करें तो शेरशाह सूरी जो है वो एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण नाम हो जाता है, और जो शेरशाह सूरी हैं उन्हें फॉर रनर ऑफ अकबर जो है वो भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इन्हें फॉर रनर ऑफ अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर के द्वारा इनकी जो कई नीतियां हैं उनका अनुसरण किया गया था। जैसे ये देखा कि इनके जो राजस्व मंत्री थे उन्हें टोडरमल, उन्हें ही अकबर के द्वारा भी रखा गया। ये जो टोडरमल थे इनके द्वारा जो मानक भार माप अर्थात जो स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट होते हैं, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और ऑफिशियल्स होते हैं, इन सभी को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले कोई स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट नहीं होते थे। पहले ऐसे बोल दिया जाता था कि 1 कटोरी भरकर या 1 बोरी भरकर, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड वेट नहीं होता था। लेकिन इनके द्वारा, टोडरमल के द्वारा, ये जो स्टैंडर्ड वेट है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद में अगले जो नौरत्न हैं वो है अब्दुल रहीम खाने खान। तो ये थे अकबर के जो जनरल थे बैरम खान उनके बेटे, और इन्हें जाना जाता था इनके दोहों के लिए। तो आपको पता होगा रहीम के दोहे आपने सुने होंगे, तो ये वही हैं अब्दुल रहीम जिन्हें खाने खान बोला जाता है। ये वही रहीम है जिनके दोहे हैं और ये अकबर के नवरत्न थे। इसके बाद में आते हैं तानसेन। तानसेन के बारे में आपने सुना होगा, ये एक बहुत ही महान संगीतकार थे। ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। इनके द्वारा कई जो राग हैं वो बनाई गई थी। वो थी मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, दरबारी कन्नड़ा। तो इस तरीके की जो राग थी उनका नवाचार किया गया था, उन्हें इनोवेट किया गया था तानसेन के द्वारा। इसके बाद में आते हैं राजा मानसिंह। तो जो राजा मानसिंह हैं वो अकबर के एक बहुत ही भरोसेमंद लेफ्टिनेंट थे, और ये अकबर के ससुर के पौत्र थे। इसके अलावा राजा मानसिंह जो है उन्होंने लाहौर में हकीम को आगे न बढ़ने सहित कई मोर्चों पर अकबर की सहायता की थी। इसके साथ ही उन्होंने उड़ीसा के जो कई अभियान थे उसमें भी नेतृत्व किया था। इसके बाद में अगले नवरत्न आते हैं फकीर आजियाउद्दीन। तो ये एक प्रकार के रहस्यवादी और सलाहकार थे, और इनकी जो सलाह है वो अकबर के द्वारा सम्मानपूर्वक तरीके से मानी जाती थी। इसके बाद में अगले नवरत्नों में थे इसके बाद अगले नवरत्न थे मुल्ला दो प्याजा। तो ये जो थे वो एक एडवाइजर थे अकबर के दरबार में, और ये जो है वो अपनी इंटेलिजेंस के लिए अर्थात अपनी बुद्धिमत्ता के लिए माने जाते थे। इसके बाद में बीरबल है। बीरबल का नाम आपने सभी ने सुना होगा। बीरबल जो है उसका ओरिजिनल नेम क्या था? बीरबल का नाम आपने सभी ने सुना होगा, लेकिन उनका ओरिजिनल नेम था महेश दास, और ही वॉज अ वेल नोन कोर्ट
जेस्टर। तो कोर्ट जेस्टर क्या होता है? अब तो कोर्ट जेस्टर हिस्टोरिकली ये जो कोर्ट जेस्टर होते थे मध्यकालीन युग में, तो ये एक प्रकार के मनोरंजक कर्ता होते थे जो कि मेहमान आते थे उनका मनोरंजन करने के लिए होते थे, और ये एक प्रकार से महान व्यक्ति होते थे या फिर जो सम्राट होते थे उनके घर के सदस्य होते थे। तो इस प्रकार से जो बीरबल थे वो कोर्ट जेस्टर अर्थात दरबार के विदूषक थे। तो इस तरीके से हमने आज के जो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में चर्चा करी। इसके बाद में हम आज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो जिस तरीके से हम रोज़ स्टूडेंट्स को अपलॉज करते हैं जिनने सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिए, तो कल के जो क्विज था उसमें जिस स्टूडेंट्स ने सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिए वो हैं सोनिका खंडेलवाल, आशीष राठौड़, श्रवण कुमार और नीपा कुंडू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सबसे पहले जो इस क्विज के आंसर्स दिए हैं। आज का हम हमारा क्विज स्टार्ट करते हैं और जो इसके सबसे पहले आंसर्स देगा उसका नाम कल अनाउंस किया जाएगा, जिससे आप मोटिवेट होते रहेंगे और आपको यहाँ पर अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल? जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण की जो पहल है किसने की थी? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम देख चुके हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आपको बताना है कि गोल्डन टेम्पल हमने देखा अमृतसर में है, और हमने ये भी देखा कि गोल्डन टेम्पल जो है वहाँ पर एक तालाब जो है, एक पॉन्ड है, उसका निर्माण किया गया था। इस पॉन्ड के लिए बोला जाता है कि इस पॉन्ड में अमृत है और वो लाया गया है रवि नदी से। तो अगर ये बोला जाए कि अमृतसर में जो पॉन्ड है कौन सी नदी का पानी उसमें माना जाता है, तो वो है रावी नदी। इसके अलावा इस पॉन्ड में बोला जाता है कि अमृत है और इसी के नाम पर जो अमृतसर जगह है उसका नाम पड़ा है। इसके अलावा जो पंजाब है, पंजाब का मतलब क्या हुआ? पंज आब, मतलब 5 नदियां, अर्थात जो पंजाब है वहां से 5 नदियां होकर गुजरती है। आपको इन 5 नदियों का नाम जो है वो भी इसके साथ में बताना है। इसके बाद में क्विज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड आईरेट डेटाबेस? तो 4 ऑप्शन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी मद्रास। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 9 जेम ऑफ अकबर्स कोर्ट? तानसेन, बीरबल, शेरशाह सूरी या फकीर आजियाउद्दीन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, When do we celebrate National Unity Day? 2 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विज में, विच फिल्म हैज वॉन FIPRE अवार्ड एट द 2020 वेनिस फिल्म फेस्टिवल? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, द डिसिपल, स्लमडॉग मिलियनर, मिथिलुकल या फिर द डिसिप्लिन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ की टैगलाइन क्या है? फॉर योर चाइल्ड, फॉर योर स्माइल, फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर पुअर चाइल्ड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट नेम आई स्टार्टअप 2.0? HDFC, ICICI, देना बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विच एक्टर हैज अपॉइंटेड एज यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट रिसेंटली? आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव और विकी कौशल। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आज जो क्विज में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनका जवाब दीजिएगा और एकदम सही जवाब दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।